सोचिए, क्या एक गुड़िया सिर्फ एक खिलौना हो सकती है या कुछ और भी? तो आज हम चल रहे हैं हिंदी हॉरर फिल्म इंसिडेंट चैप्टर 1 की बहुत ही डरावनी दुनिया में। यहाँ एक अकेली लड़की की दोस्ती एक ऐसी गुड़िया से हो जाती है जो अपने साथ कुछ बहुत गहरे राज लेकर आती है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में आखिर क्या रहस्य छुपा है। फिल्म की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से और बस सुनते ही एक अजीब सा डर का माहौल बन जाता है। और पता है, ये सिर्फ एक डर नहीं है, ये तो आने वाले बहुत बड़े खतरे की एक चेतावनी है। ये लाइन हमें सीधा कहानी के उस डरावने हिस्से में ले जाती है जहां अंधेरा होने का मतलब सिर्फ रोशनी का ना होना नहीं है, बल्कि किसी बहुत ही भयानक चीज की मौजूदगी का एहसास है। तो कहानी की मेन कैरेक्टर है निशा, एक अकेली यंग लड़की। उसका भाई काम की वजह से ज्यादातर घर से बाहर ही रहता है और निशा वो अपने घर की खामोशी में बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। और यही अकेलापन है जो आने वाले डर के लिए दरवाजा खोल देता है। एक दिन निशा को एक पेड़ के नीचे एक गुड़िया मिलती है और उसे देखते ही ना वो उससे एक अजीब सा गहरा कनेक्शन महसूस करती है। वो उसे घर ले आती है और उसका नाम रखती है भवानी, अपनी माँ के नाम पर। अब ये गुड़िया सिर्फ कोई खिलौना नहीं है, वो उसकी दोस्त है, उसकी हमदर्द है, एक तरह से उस परिवार का हिस्सा जिसे वो खो चुकी है। पर ये जो सुकून था ना, ये ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं था। जल्द ही घर में एक अजीब सी बदबू आने लगती है, एक बेचैनी सी छा जाती है पूरे घर में। और यही हैं वो पहली निशानियां जो बताती हैं कि निशा घर में सिर्फ एक गुड़िया नहीं बल्कि अपने साथ कुछ और भी ले आई है। फिर निशा के साथ एक बहुत ही डरावना हादसा होता है, स्लीप पैरालिसिस। अब कहानी में यह सिर्फ एक नींद की बीमारी नहीं है, बल्कि उसके स्कूल में एक थ्योरी बताई गई थी कि ये वो पल होता है जब कोई आत्मा किसी के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करती है। शरीर एकदम जम जाता है, हिल भी नहीं पाता और अंदर ही अंदर एक अनदेखी लड़ाई शुरू हो जाती है। तो इस कहानी के हिसाब से आत्मा के कब्जा करने का भी एक पूरा प्रोसेस है, उसके कुछ नियम हैं। सब कुछ तब शुरू होता है जब कोई इंसान नींद में सबसे ज्यादा कमजोर होता है। आत्मा सपने में आती है, शरीर को पैरालाइज कर देती है और फिर उसमें घुसने की कोशिश करती है। और अगर कोई अचानक से जाग जाए तो इसका सीधा मतलब यह होता है कि उसकी अपनी आत्मा उस बुरी ताकत से लड़ रही है। और इसके साथ साथ निशा का बिहेवियर भी एकदम बदलने लगता है। वो सबसे अलग थलग गुस्सैल रहने लगती है। एक सीन तो बहुत ही डरावना है जिसमें वो इतना सारा चावल खा जाती है जो नॉर्मल नहीं है। ये एक साफ इशारा था कि उसके अंदर जो बुरी शक्ति है, उसकी ताकत और उसकी भूख दोनों ही बढ़ती जा रही हैं। जब निशा का भाई वापस घर आता है, उसे फौरन समझ आ जाता है कि कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। वो सिचुएशन की गंभीरता को समझता है और बिना देर किए अर्जुन आचार्य नाम के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाता है। अर्जुन जो इस काम में एक्सपर्ट है, उसे हालात समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। वो घर में घुसते ही एक बहुत पावरफुल, एक गैर इंसानी मौजूदगी को महसूस कर लेता है। वो फौरन पता लगा लेता है कि ये जो कुछ भी है, ये उस गुड़िया के साथ आया है और अब उसने निशा के शरीर पर कब्जा कर लिया है। और निशा की अपनी आत्मा लड़ तो रही है, पर वो हार रही है। तो इसके बाद आता है कहानी का सबसे इंटेंस हिस्सा। अर्जुन अब सीधा उस आत्मा से बात करता है जिसने निशा पर कब्जा किया हुआ है। ये एक बहुत ही तनाव भरा सीन है जो उस बुरी शक्ति के पीछे की पूरी सच्चाई को हमारे सामने लाता है। और तब पता चलता है कि उस आत्मा का नाम है मोनिका। वो अपनी बहुत ही दुखद कहानी बताती है कि कैसे एक आदमी ने अपने स्वार्थ के लिए उसकी बलि चढ़ा दी थी। अब वो बस जीना चाहती है और इसके लिए उसने निशा के शरीर को चुना है। मोनिका का मकसद क्या है, वो इस एक लाइन में बिल्कुल साफ हो जाता है, एकदम सीधा और डरावना। वो सिर्फ निशा को परेशान नहीं कर रही है, वो उसकी पूरी की पूरी जिंदगी छीन लेना चाहती है। ये एक डायरेक्ट थ्रेट है। और फिर मोनिका इस लड़ाई को और भी पर्सनल बना देती है। वो अर्जुन को उसके अपने दुखद पास्ट की याद दिलाती है। उसे पता है कि अर्जुन की अपनी बेटी भी एक ऐसी ही शैतानी ताकत का शिकार हुई थी। बस अब ये अर्जुन के लिए सिर्फ एक केस नहीं रहता, ये एक पर्सनल लड़ाई बन जाती है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अर्जुन को मोनिका की आत्मा को निशा के शरीर से निकालने के लिए एक एक्सॉर्सिज्म करना होगा। निशा को बचाने का यही आखिरी और अकेला रास्ता बचा है। एक बहुत ही जबरदस्त और शक्तिशाली रस्म के बाद अर्जुन कामयाब हो जाता है। वो मोनिका की आत्मा को निशा के शरीर से बाहर निकालकर वापस उसी गुड़िया में कैद कर देता है जहां से वो आई थी। और एक पल को ऐसा लगता है कि चलो सब ठीक हो गया, लड़ाई जीत ली गई है।
इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उस गुड़िया को एक खास तौर पर तैयार किए गए सीलबंद बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। ये एक आखिरी कदम है ताकि वो आत्मा फिर कभी बाहर ना आ सके। घर में आखिरकार शांति लौट आती है। या शायद नहीं, बस यहीं पर कहानी एक ऐसा डरावना मोड़ लेती है जिसकी उम्मीद नहीं थी। जब हमें लगता है कि सब कुछ सेफ है, सब कंट्रोल में है, तभी कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ देती है। फिल्म के बिल्कुल आखिरी पलों में कैमरा हमें वो सीलबंद बॉक्स दिखाता है और ठीक उसके बगल में वो गुड़िया रखी है। वो बॉक्स के बाहर है। वो सारी रस्में, वो सारी मेहनत, सब बेकार, वो वापस आ गई है। और फिल्म हमें इसी एक परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर गुड़िया बाहर है तो फिर उस सीलबंद बॉक्स के अंदर क्या है। कहानी एक ऐसे अनसुलझे डर पर खत्म होती है जो ये इशारा करता है कि ये बुरा सपना खत्म नहीं हुआ है, बल्कि शायद ये तो अभी बस शुरू हुआ है।